Good evening, everyone. My name is Sumit Kumar Bansal. I'm an assistant professor in Atmaram Sanatan Dharma College, University of Delhi. In this semester, for first year, I was taking business law for the School of Open Learning. There were total 10 classes for the business law paper, and in those 10 classes, out of those 10 classes, I took 9 classes wherein we talked about the number of cases, number of chapters, and we tried our best to understand each and everything in a great detail. बिजनेस लॉ का पेपर जिस तरह से हमने डिस्कस किया अपनी पीछे की कुछ क्लासेस में, उन्हीं क्लासेस के कंटिन्यूशन में मैंने लास्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि उनके आंसर्स किस तरह से आप सबको लिखने हैं। उसी के कंटिन्यूशन में ये दूसरी वीडियो है जिसे मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कोशिश करेंगे जितना आप स्पीडी मैनर में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएं, बिकॉज दीज क्वेश्चन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और जो लास्ट कुछ सालों के प्रीवियस एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये सब क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ ओके, मैक्सिमम मार्क्स फॉर दिस बिजनेस लॉ पेपर वुड बी 90 नंबर का ये आपका पूरा एग्जामिनेशन होगा, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देयर विल बी टोटल 5 क्वेश्चंस right? Every question will have two part, which is A part and B part, and every single part will be of 9 marks. यानी आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके ए एंड बी पार्ट की जो मार्किंग होगी वो 9 मार्क्स की होगी, एंड देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन दीज 5 क्वेश्चंस। यानी हर क्वेश्चन में आपके पास एक चॉइस होगी सेम यूनिट से, चॉइस विद इन यूनिट, राइट? चॉइस विद इन यूनिट, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं ए एंड बी, और क्वेश्चन नंबर 1 का ही आप सी पार्ट या डी पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज योर चॉइस। ए एंड बी पार्ट आपको एक साथ ही करना होगा अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्ट कर रहे हैं। एज फार एज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, उसमें आपको सी एंड डी पार्ट एक साथ ही करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ए पार्ट यहाँ से ऑप्ट किया और सी पार्ट सेकेंड चॉइस में से ऑप्ट कर लिया। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि आपके एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है दैट विल बी ऑफ 18 मार्क्स, जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 9 मार्क्स के आपके 2 पार्ट्स होंगे एक क्वेश्चन के, ए एंड बी पार्ट, और हर क्वेश्चन में आपको 2 इंटरनल सॉरी एक इंटरनल चॉइस होगी फ्रॉम द सेम यूनिट। नाउ कम टू द पॉइंट, वी आर नाउ डिस्कसिंग the very first question of discussion number 2. Discussion, it's a part 2, right? Part 1 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है एसओएल के चैनल पर, एसओएल के बीकॉम चैनल पर, तो आप विजिट कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, व्हाट आर द ग्राउंड फॉर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, डिस्कस सर्कमस्टांसेस व्हेन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अगर ये पूरा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, ऑल्दो पूरे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम रहते हैं, बट इफ दे आस्क द एंटायर क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का होगा, 18 मार्क्स का। बट अगर इसको सेगमेंट में पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क व्हाट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एंड व्हाट आर द ग्राउंड फॉर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 9 नंबर में हो। लेकिन ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है?
तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस क्वेश्चन में आपको जो भी आंसर आप लिखेंगे, यहाँ से आप इस टेक्स्ट में से आंसर लिख सकते हैं। बिकॉज मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए और मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट्स आई, टेलीग्राम पर भी, कि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है। तो आई डिसाइडेड कि जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उनके आंसर भी आपको इस फाइल के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। ये फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, एंड एट द सेम टाइम अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में गूगल ड्राइव के लिंक पर भी इसको अपलोड कर दूंगा। नाउ, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो आंसर है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, उसका ये फुल फ्लेजेड आंसर है। Now the second question, which is distinction between contract of indemnity and contract of guarantee. Believe me, this question is very, very important. Most important, one of the most important question. Most important question. ठीक है? It is possible कि आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के बारे में सिर्फ पूछे या सिर्फ गारंटी के बारे में पूछे, बट हाईली चांसेस हैं कि वो आपसे डिफरेंशिएशन पूछेंगे, यानी आपको डिफरेंस बताना होगा इंडेमिनिटी एंड गारंटी के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक्सपेक्ट आप 9 मार्क्स में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ईजी है, बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर ये आपके सामने रहा। Distinction between contract of indemnity and guarantee. This is the question, right? Now, question number third, which is difference between bailment and pledge. Difference between bailment and pledge. I hope आपको याद होगा, हमने bailment के ऊपर एक स्पेसिफिक लेक्चर लिया था, पूरा का पूरा एक लेक्चर हमने डिस्कस किया था ऑन बेलमेंट, राइट? ये सेम बेलमेंट वही है। आपको डिफरेंशिएट करना है बेलमेंट एंड प्लेज के ऊपर। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है? यस, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सारे वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं विच हैज हाई चांसेस टू बी देयर इन द एग्जामिनेशन, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, आंसर देने का तरीका भी आपका टेबुलर फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जामिनर हमेशा आंसर को टेबुलर फॉर्म में एक्सपेक्ट करता है। तो आंसर शुड बी देयर इन द टेबुलर फॉर्म, राइट? अगर आप आंसर लिखते हैं पैराग्राफ फॉर्म में, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपको कम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। लाइक अगर एज एन एग्जामिनर मैं खुद देखूं, आई ऑलवेज अप्रिशिएट एन आंसर जो एक टेबुलर फॉर्म में मिलता है, राइट? तो इसका आंसर ये है, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। आप इसे प्रिपेयर करेंगे, इट्स मस्ट क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन which is explain what is an agency by ratification. State the requisites of a valid ratification. See, if I tell you about this question, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, बट मैं कह सकता हूँ कि आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस दिस वन इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आप प्रायोरिटी सेट करें कि आप किन क्वेश्चंस को पहले करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट की प्रायोरिटी दे सकते हैं। यानी आप बाकी सारे क्वेश्चंस को पहले करें, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लीजिए। ये 2 सालों में आया है, बट जिस तरह की सीबीएसई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो गाइडलाइंस आई हैं, उसमें इसके बारे में कम वेटेज दिया गया है। तो देयर इज लेस वेटेज ऑन दिस एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर, इफ यू हैव अ गुड प्रिपरेशन एज ऑफ नाउ, तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है तो आप एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको प्रिपरेशन अभी है कि अभी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी रहती है, देन आई वुड रिकमेंड यू टू गिव इट the last priority or the last priority, right? So explain what is an agency by ratification. State the requisite of a valid ratification. ये normally 9 marks का क्वेश्चन ही बनेगा, right? एंड डोंट वरी, मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा कि कितने कितने पेजेस में वर्ड लिमिट्स आपकी क्या होंगी आंसर देने की, बट वो लास्ट में, पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। Now, the next question. Differentiate between sale and agreement to sell. Sale and agreement to sell. Most important question. इसे बिना करे एग्जाम देने मत जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि दे विल आस्क इन दिस फॉर्म ओनली कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इट क्वाइट बी पॉसिबल
इट कुड बी पॉसिबल कि वो आपसे सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल के बारे में पूछ ले या सिर्फ सेल के बारे में पूछ ले, बट दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर जस्ट 6 पॉइंट्स। तो अगर 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू कैन गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सेम इन द लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे प्रिपेयर जरूर करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। गुड्स किसे कहा जाता है? आपको याद होगा हमने क्लास में एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल्स के बारे में भी डिफरेंस देखा था, साथ में हमने ये भी देखा था व्हाट आर कॉल्ड गुड्स, गुड्स किसे कहा जाता है, राइट? गुड्स, व्हाट आर कॉल्ड गुड्स। ठीक है, व्हाट आर कॉल्ड गुड्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, आप इसे कर लें, बट इसे मैं इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में। बिल्कुल कर सकते हैं आप इसे प्रिपेयर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। अगेन देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा 18 मार्क्स का। अगर आपका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनता है तो आपके 9 एंड 9 यानी हाफ हाफ करके 9 9 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नाउ ये आपका पूरा आंसर रहा अबाउट द गुड्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स। देखिए यहाँ से आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं स्पेसिफिक गुड्स क्या हैं, अनएसर्टेन गुड्स क्या होती हैं, व्हाट आर द फ्यूचर गुड्स, राइट, कंटीजेंट गुड्स। यानी इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करते वक्त आपके ये सारे कंपोनेंट्स भी प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है इन द शॉर्ट नोट्स, इन द शॉर्ट नोट में, यानी कि 4.5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में आपसे पूछ सकते हैं difference between specific goods or what are the existing goods, types of existing goods. So you have to prepare this types of existing or the classification of goods, it is also important. तो आप इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स भी कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इस क्वेश्चन का ये मेजर पोर्शन ऑलरेडी कवर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, राइट। फ्यूचर गुड्स क्या होती है? नाउ explain briefly what implied condition is and implied warranty. If you remember, we have done it in class and in a great detail. Implied conditions क्या होती हैं? We have seen, and what are implied warranty हम already देख चुके हैं. I did not provide this answer of implied condition and implied warranty. मैंने नहीं बताया यहाँ पर, रीजन बचे इसके पीछे ये था क्योंकि प्रेजेंटेशन जो थी आपकी, प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कवर है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस आंसर के लिए प्रेजेंटेशन में इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी को देख सकते हैं। एज इट इज आप प्रिपेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन फ्रॉम प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर विद एक्सेप्शंस। मुझे आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे इम्प्लाइड कंडीशन इम्प्लाइड वारंटी की, तो साथ में हमने देखा था कि कंडीशंस ऑब्वियसली दे आर द मेन पार्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, एट द सेम टाइम बायर को भी अवेयर रहना जरूरी है, राइट। तो किन किन कंडीशन में बायर को अवेयर रहना जरूरी है, विच इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। याद होगा आपको, इसको हमने प्रेजेंटेशन में भी किया था, इसका आंसर प्रेजेंटेशन में भी अवेलेबल है, राइट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मैंने इसका फुल फ्लेजेड आंसर भी दिया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट यानी इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से कैसे पूछा जा सकता है, दिस इज द सेकंड वर्जन। आंसर सेम है बट क्वेश्चन का वर्जन अलग है। शेल्टर ऑफ कैविट एम्प्टर इज नॉट अवेलेबल टू सेलर अंडर नंबर ऑफ सिचुएशंस। कमेंट, यानी यहाँ पे कैविट एम्प्टर पूछ लिया और इसके एक्सेप्शन पूछ ली, इस पार्ट में सिर्फ एक्सेप्शन पूछ ली, ठीक है, एक्सेप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डज इट मीन बाय द कैविट एम्प्टर, इट इज रिटर्न लेट द बायर बीवेयर। ठीक है, यानी यहाँ पे जरूरी है जब कोई बायर कोई प्रोडक्ट को बाय करता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायर टू चेक द गुड्स, ही कैन नॉट रिलाई सोनली ऑन सेलर। वो सिर्फ सेलर के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता, उसको खुद भी उन गुड्स को देखना होगा। ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, यानी
कैविट एम्प्टर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर की कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इसके आंसर भी मैंने नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये नीचे एक्सेप्शन अंडर काफी सारे एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आप इस आंसर को प्रिपेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। द कैटेगरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपेयर जरूर करना है। कैविट हैम्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने आंसर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई विल शेयर दिस वन, ठीक है। जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये वीडियो अपने चैनल पर, और साथ में उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट यू कैन डाउनलोड ऑल द प्रेजेंटेशंस एंड दिस फाइल इज वेल, ठीक है। Now the next question. What is the difference between condition and warranty in a contract of sale? This one also was covered in the presentation. बताना है कि कंडीशन एंड वारंटी में क्या फर्क है। कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैं इसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ही रखूंगा। यहाँ से हो सकता है सिर्फ ये पूछ लिया जाए कंडीशन एंड वारंटी, या दे में आज इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी। तो दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूरी तरह से बन सकते हैं, राइट। यू कैन सी दिस आंसर, इसे हमने क्लास में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, यस। तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, आई डोंट नो व्हाट आई शुड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कई बार एक साल के गैप में पूछ लिया जाता है, बट मोर और लेस दिस क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेल्स ऑफ गुड्स साइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है, सेलर कैन नॉट कन्वे अ बेटर टाइटल टू अ बायर देन ही हिमसेल्फ हैज, डिस्कस दिस रूल ऑफ लॉ एंड स्टेट इट्स एग्जम्पशन। एंड लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन 18 मार्क्स का बनता है, यानी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनता है। Now, no one can give what he does not possess. Explain this and state the exception of it. Again, ये भी 18 मार्क्स का है, यानी कि दोनों क्वेश्चंस सेम है, और दोनों में दोनों ही चीजें पूछी गई हैं। और में या तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जा सकता है, या इस तरह से। डिस्कस टू सिचुएशन में नॉन ओनर कैन पास ऑन अ क्लियर टाइटल ऑफ द गुड्स टू द बायर। ये इसी कॉन्सेप्ट का पार्ट है, बट दिस कुड बी आस्क्ड इन 9.5 मार्क्स पार्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी सेलर के पास उसका सेलर के टाइटल में डिफेक्ट है, राइट। अगर सेलर के पास ही मान लीजिए कोई चोरी की चीज है, सेलर ने चोरी की चीज किसी से बाय की, और वो आगे अगर वो किसी बायर को उस चीज को ट्रांसफर करता है, तो बायर के पास भी डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर होता है इन जनरल। इसकी भी एक्सेप्शंस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इन जनरल चोरी का सामान अगर आप बेचोगे, तो जिसको बेचोगे उसके पास भी जो टाइटल जाएगा वो डिफेक्टिव ही जाएगा, ठीक है, प्योर टाइटल नहीं जाएगा। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, सी, सो नॉट नेक्स्ट बट दिस इज द आंसर, राइट। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसका आंसर फुल फ्लेजेड आंसर मेंशन किया है, राइट। 4 पेजेस पे आंसर है, आप तैयार कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने कहा, दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर इट। 18 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इफ दे आस्क इन 18 मार्क्स पार्ट, तो कोई इसमें आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। द रीजन इज क्योंकि इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी है, ठीक है। नाउ, who is unpaid seller, explain the right of an unpaid seller against goods. If you remember, we have already done this part, unpaid seller and unpaid sellers right against goods, ठीक है, अगेंस्ट गुड्स। आपको याद होगा, राइट ऑफ लियन वी डिड इन द क्लास, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज
ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल अगेंस्ट द गुड्स, राइट। दो तरह के राइट्स थे, दो तरह के राइट्स थे, ठीक है। एक था अगेंस्ट द गुड्स और एक था अगेंस्ट द बायर पर्सनली, अगेंस्ट द बायर पर्सनली। यहाँ पे आपसे अगेंस्ट द गुड्स पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में तो पहले आप एक्सप्लेन करेंगे हु इज अनपेड सेलर, ऑब्वियसली इसे पेमेंट नहीं मिली है, दैट पर्सन इज अनपेड सेलर। उसके क्या क्या राइट्स होंगे, उसके राइट्स होंगे। इसे हमने क्लास में काफी अच्छे से प्रिपेयर किया है। इसका आंसर, सारा का सारा आंसर प्रेजेंटेशन में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्स प्रेजेंटेशन में, जो हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस की है। यू कैन गो थ्रू द प्रेजेंटेशन, राइट, फॉर दिस आंसर। कैसा क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है तभी यहाँ पर है क्वेश्चन। Explain the condition of right of lien and right of stoppage of goods in transit. So basically, they are asking the difference. It is nothing but the difference between right of lien versus right of stoppage of goods in transit. आपको याद होगा, अगर सेलर को पेमेंट नहीं मिल रही है बायर से, तो सेलर क्या करता है, गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है अगर उसने कैरियर को आगे ट्रांसफर नहीं किए। याद आ रहा होगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, काफी डिटेल में किए हैं। लेकिन अगर एक बार सेलर ने कैरियर को ट्रांसफर कर दिया तो उसके पास एक ही राइट बचता है, दैट इज द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है बच्चे, तो ये कॉन्सेप्ट्स आप डिटेल में कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। इसी तरह से एक और राइट था, राइट ऑफ रीसेल। लास्ट में आप गुड्स को रीसेल भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है फिर गुड्स का नेचर क्या है, वेदर दे आर द पेरिशेबल नेचर गुड्स, ठीक है, और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स, नॉन पेरिशेबल गुड्स। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, डिफॉल्ट बायर को नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो नीड ऑफ नोटिस प्रोवाइडेड टू डिफॉल्टेड बायर। इन केस ऑफ नॉन पेरिशेबल गुड्स, यस, नोटिस जरूरी होता है डिफॉल्टेड बायर को, राइट, क्लियर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अ सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं सेलर के पास फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर। अगर बायर मना कर दे, राइट, तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी टू द बायर। अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रेमेडीज वाले पार्ट में से आप देख सकते हैं रेमेडीज। रेमेडीज मेनली डैमेजेस क्लेम करने की है, इफ यू रिमेंबर, राइट, नॉमिनल डैमेजेस, इफ यू रिमेंबर, मैंने इसके बारे में बताया था। स्पेसिफिक और स्पेशल डैमेजेस ये प्रिपेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो। एलएलपी एंड एलएलसी विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी कंपनी और एलएलपी में डिफरेंस बताना है। आप थोड़ा सा भी गूगल करेंगे, यू विल गेट द आंसर। दैट इज द रीजन मैंने इसमें यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करा है, क्लियर। तो आप इस आंसर को गूगल करेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ आंसर्स। प्रिपेयर करना है, बिल्कुल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बार आपको फीचर्स पता लग गए एलएलपी के, तो क्वेश्चन के किसी भी पार्ट के किसी भी तरह के आंसर में आप मेंशन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे डिफरेंस था एलएलपी और कंपनी का, और यहाँ पे डिफरेंस है एलएलपी और नॉर्मल पार्टनरशिप। एलएलपी आता है एलएलपी एक्ट 2008, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एक्ट आता है 1932 के अंदर, ठीक है। ये अनलिमिटेड होती है इसमें लाइबिलिटी, इसमें लिमिटेड होती है, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर डिफरेंसेस। आई जस्ट टेल यू कि डिफरेंसेस आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, फ्रॉम द यूनिट नंबर 5। कैसा क्वेश्चन बनेगा आप कह सकते हैं, ये 9 मार्क्स का ही बनेगा, इसमें 18 मार्क्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 9 मार्क्स क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगेन सी, अगर आपने डिफरेंसेस वाले पार्ट में एलएलपी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अगर आपने फीचर्स पढ़ लिए एलएलपी के,
आपने कंपनी के फीचर्स पढ़ लिए, आपने ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के फीचर पढ़ लिए, तो डिफरेंशिएशन या इनके बीच में डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली ही कवर हो जाएगा पार्टनरशिप। ठीक है, फीचर्स, राइट, डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में, या इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दीज आर द फर्स्ट 16 क्वेश्चंस, सॉरी द लास्ट 16 क्वेश्चन विच आई हैव शेयर्ड विद यू, कि ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है इन क्वेश्चंस को करना आपके लिए। यकीन मानिए अगर आप एग्जाम में इस तरह की प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज नो वन कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस, एंड एज एन इवैल्यूएटर और एग्जामिनर no one should predict the paper, बट हाँ, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारे बिजनेस लॉ पेपर की, उसमें ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिए। ठीक है, अब द नेक्स्ट पार्ट, हाँ, आई जस्ट फॉरगेट टू मेंशन वन और टू थिंग्स। कुछ और क्वेश्चंस है तो मुझे लगता है कि दे कैन बी द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, which I forgot to mention here. If you remember bailment, we talked about bailment, right? हमने देखा था bailment के दो टाइप्स थे, there was non gratuitous bailment and there was gratuitous bailment, right? Do we need to prepare? Yes, exactly, we have to prepare it, most important. I just forget to mention अब इस क्वेश्चन को, but I'm just telling you this. Bailment, right? Right of bailer, if you remember, we have done it in the class, right? आपको याद होगा मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, राइट ऑफ बेलमेंट, राइट ऑफ बेली, सॉरी राइट ऑफ बेलर एंड राइट ऑफ बेली। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेलर बेली, वन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन नॉन ग्रेटुटस एंड ग्रेटुटस। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर, बेलमेंट एंड प्लाज, बेलमेंट एंड प्लाज, देयर इज वन डिफरेंस। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है विच इज डिफरेंस difference between void agreement, important है काफी, difference between void agreement and illegal, void agreement and illegal agreement, right? important है, क्लास में डिस्कस भी किया था हमने इसको, illegal agreements। ठीक है, that is the one difference we have to see। another difference, void contract and voidable contract, इसे बिना प्रिपेयर करके मत जाइएगा, void contract and voidable contract। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं विच आई फील कि आप बिना प्रिपेयर करके मत जाइएगा, आपको प्रिपेयर करने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपको डिफरेंशिएशन फॉर्म में दिए हैं, यू हैव टू डिफरेंस दिस एंड दैट। इसके पीछे रीजन है कि जब आप डिफरेंस किसी दो टॉपिक्स के बीच में करते हैं, दो कॉन्सेप्ट के बीच में करते हैं, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट आराम से रिटेन हो जाते हैं। तो यानी अगर उनके डिफरेंस का भी आंसर आएगा तो आप वो भी दे पाएंगे, उनके बीच उनके सेपरेट क्वेश्चन आएंगे वो भी दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का आंसर अलग से सेपरेट कर लेंगे, दे सकते हैं, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का भी दे सकते हैं, और डिफरेंस आ जाए तो आप आंसर प्रिपेयर कर ही चुके हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म ओनली, इसमें आप डिफरेंस भी कर पाए आपके एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट साथ के साथ प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से सारा आपका डिस्कशन कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग, जो एज एन इवैल्यूएटर, बिकॉज आई एम वन ऑफ द एसओएल इवैल्यूएटर, मैं एसओएल के कॉपीज को इवैल्यूएट भी करता हूँ, और बीओएम एंड बिजनेस लॉ इस बार मुझे असाइन हुआ है इवैल्यूएट यानी चेक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को कुछ टिप्स देनी चाहिए,
कि आप आंसर्स कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर योर आंसर, व्हाट इज द इफेक्टिव वे टू प्रिपेयर योर आंसर, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। ठीक है, गिव मी जस्ट वन मोमेंट। यस, दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें अब हम बात करने वाले हैं आप आंसर्स अपने एग्जामिनेशन में किस तरह से लिख सकते हैं जिसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं और इवैल्यूएटर को इम्प्रेस कर सकते हैं। इम्प्रेशन का मतलब बेसिकली ये है, अगर आप इवैल्यूएटर को अपनी राइटिंग स्किल्स, अपने आंसर प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके मार्क्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो द टॉपिक इज हाउ टू राइट effective answer, how to write effective answers. Obviously effective answer has a direct relationship with your marks। बिल्कुल, मैं सिर्फ राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइटिंग ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर। ठीक है, वन बाय वन। सिंस क्योंकि आप एक एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि आंसर शीट्स आपको किस तरह की मिलती हैं और आपकी शीट का लेंथ कितना होता है, आंसर लिखने के लिए कितनी जगह होती है, वो सब चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का पेपर देकर आए हैं और आपको शीट के बारे में नॉलेज है कि शीट किस तरह से होगी। जब भी आप आंसर लिखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा अगर 5 क्वेश्चंस हैं, इफ देयर आर 5 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशंस, 5 क्वेश्चंस, इट इज ऑलवेज बेटर आपको 5 क्वेश्चन में से फॉर एग्जाम्पल 3.5 क्वेश्चन आते हैं एंड यू आर वेरी मच श्योर अबाउट दोज 3.5 क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, हमने सबने सुना है कि हमेशा आप उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें विच आर द इजिएस्ट वन, या जिन क्वेश्चंस में आप यू आर मोर कॉन्फिडेंट। क्या ये बात सही है? यस इट इज करेक्ट, यस। द आइडिया इज राइट those answers first, those answers first, in questions you have good command, you have sound command, आप कॉन्फिडेंट है उन आंसर को लिखने के लिए। ठीक है, इसका देखिए सीधा सीधा साइकोलॉजिकल इसके पीछे एक रीजन है। जब आप 3.5 क्वेश्चन यानी ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन आपको आते हैं और ये 70% क्वेश्चन आप सबसे पहले लिखते हैं, द मेन बेनिफिट इज evaluator is kind of the person who want to see good papers. Who doesn't want to see the bad answers, the bad formation of answer। इसलिए अगर आपका 70% ऑफ योर पेपर इज गुड, आपने काफी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है उस पेपर की, प्रेजेंट अच्छे से किया अपने आंसर, तो साइकोलॉजिकल हमें ये लगता है कि ये पेपर पूरा का पूरा काफी अच्छा है। इस हिसाब से हम फर्स्ट क्वेश्चन के बाद से मार्क्स को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 3.5 क्वेश्चंस
अगर आपसे पूछे आपको आते हैं, करेक्ट आते हैं, उन आंसर पे आप ज्यादा टाइम लगाएंगे, अच्छे से आप आंसर देंगे। यानी 70% आंसर्स देने के लिए आप 80% तक टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे आपकी कमांड है, ठीक है। इस वजह से जो आपके बाकी के 1.5 क्वेश्चंस होंगे जिस पे आपकी इतनी अच्छी कमांड नहीं है, वहां पर भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। गुड मार्क्स, इवन कंपेरेटिवली गुड मार्क्स, ठीक है। क्योंकि आपने प्रेजेंट इस तरह से किया अपना पेपर कि आप ऑलमोस्ट सारे पेपर को जानते हैं। 70% पेपर अगर आप जानते हैं तो लास्ट के 30% में भी आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ sometime आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम क्वेश्चन। सर 5 क्वेश्चन है, पेपर काफी टफ था, लेकिन मुझे 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, एंड ओनली 2 क्वेश्चंस which I know. The rest 3 questions I don't have even single idea. थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन उस एग्जैक्ट आंसर को मुझे नहीं देना आता। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप सिर्फ 40% ऑफ क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं। 90 नंबर में से 40% इट मीन्स 36 मार्क्स का आप पेपर जानते हैं, राइट। बाकी 3 क्वेश्चंस का पेपर आप नहीं जानते, यानी 54 नंबर का पेपर नहीं जानते। प्रॉब्लम क्या है, इवन आप 36 का अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 36 तो मिलने से रहे, वो तो आपको पूरे वैसे भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है 36 में से आपको 28 29 मिल जाए मैक्सिमम। व्हाट अबाउट दीज थिंग, क्योंकि अगर आप इन 3 क्वेश्चंस पे आंसर नहीं देकर आते, इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट दीज 3 क्वेश्चंस, तो ये बात पक्की है कि आप पास नहीं हो पाएंगे इस पेपर में, क्योंकि आपने 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बाकी 3 क्वेश्चंस दे आर अनअटेम्प्टेड। तो व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी? राइट स्ट्रेटजी इज ऑलवेज, अगेन 2 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, सबसे पहले आपको वही करने, बाकी 3 क्वेश्चंस पर आप अगर परफेक्ट आंसर नहीं जानते उसका, यू हैव टू राइट द नियर आंसर, यानी जो आंसर उस आंसर के आसपास हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आस्क डिफरेंस बिटवीन ग्रेटुटस बेली बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटुटस बेलमेंट, आपको पता ही नहीं है, आप पढ़कर नहीं गए, लेकिन आपको हाँ बेलर बेली के बारे में पता है, बेलमेंट क्या होता है वो आपको पता है, राइट, सो बेली पता है। तो ये नियर आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, बट दिस वन इज अ नियर आंसर। तो बच्चे नियर आंसर आपको लिखना है, क्योंकि अगर एज एन इवेल्युएटर मैं देखूं, मैं आपको पास करने की कोशिश तभी कर सकता हूं जब आपने कंटेंट लिखा होगा, राइट। तो कंटेंट शुड ऑलवेज बी देयर। अगर आपने 2 क्वेश्चंस बहुत परफेक्टली अटेम्प्ट किए हैं और बाकी 3 क्वेश्चंस में आप थोड़ा थोड़ा भी, कुछ हद तक भी अपने आंसर्स को हाफ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं तीनों क्वेश्चंस का, इट मीन्स दैट वी हैव सम रूम, वी हैव सम स्पेस टू गिव यू अ फ्यू मार्क्स, एटलीस्ट हम आपको पास कर दें। तो इन केस अगर आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, ट्राई टू राइट नियर आंसर, जैसे मैंने एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया। नियर आंसर में कुछ हद तक आपको मार्क्स मिल जाते हैं। रीजन ये है क्योंकि नो इवेल्युएटर वांट्स टू फेल एनी ऑफ दिस स्टूडेंट। बट अगर आप मान लीजिए कंटेंट ही ना लिख कर जाएं, या लिख के जाएं तो 3 क्वेश्चन में एक एक लाइन लिख कर अगर आप जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई फ्रीडम ही नहीं बची। हम आपको पास अगर करना भी चाहें, 1-2 मार्क्स या 2-3 मार्क्स का आपको ग्रेस देना चाहें, हमारे पास कोई फ्रीडम ही नहीं बची, क्योंकि आपने कंटेंट ही नहीं दिया हमें लिखने के लिए, हमें मार्क्स देने के लिए। तो मैं एक लाइन पर 7 नंबर नहीं दे सकता, 8 नंबर नहीं दे सकता। हाँ, मैं 2 या 3 पेजेस के आंसर पर वो दे सकता हूँ, भले ही वो नियर आंसर है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पेपर पर पूरा करने के ऊपर फोकस करें। 90% पेपर आप कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आप 50% पेपर करके जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं कि आप इस पेपर में क्लियर ना कर पाए, ठीक है। आई हैव सीन इट, एसयूएल में काफ़ी चीज़ें ऐसे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं कई बार पेपर, तो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, या एटलीस्ट 90% ऑफ द पेपर आप पूरे 3 घंटे का यूटिलाइज करेंगे। You need no hurry to go out, right? You have to utilize all 3 hours. You will write something in those questions, ठीक है। Now next question, next part, which is most of the time students ask this question कि सर 18 मार्क्स का अगर आपने क्वेश्चन बताया, हाउ मेनी पेजेस, राइट, हाउ मेनी पेजेस, सर पेजेस कितने लिखे हैं वो बता दीजिए, हाउ मेनी पेजेस। सी, हाउ मेनी पेजेस
देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि some student they write very small font, some student write answer in a big font or bigger font. कोई स्टूडेंट होता है कि पूरी सीट का यूटिलाइज करता है, कुछ स्टूडेंट सीट का कुछ पार्ट यूटिलाइज करते हैं, स्पेस ज्यादा छोड़। तो देर इज नो सच स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड कि आप कितने पेजेस लिखेंगे। बट अगर आप एक नॉर्मल राइटिंग लिखते हैं, नॉर्मल राइटिंग में आप बहुत छोटा नहीं लिख रहे हैं, ना ही आप बहुत बड़ा लिखते हैं, ना ही आप बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ते हैं। तो एज फार एज द नॉर्मल राइटिंग इज कंसर्न, अगर 18 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है, तो मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ एज एन इवेल्युएटर, या हम ऑल इवेल्युएटर भी एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस, 4 to 5 पेजेस उस क्वेश्चन में होने चाहिए, उस आंसर में होने चाहिए, राइट। 4 to 5 बाय आई मीन फ्रंट प्लस बैक, ठीक है, यानी फ्रंट प्लस बैक इक्वल्स टू 2, फ्रंट और बैक को मिलाकर 2 पेजेस, ठीक है। तो सॉरी 5 पेजेस, नॉट इवन 4, 5 पेजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं इवेल्युएटर, 5 पेजेस का अच्छा आंसर होना चाहिए, ठीक, 18 मार्क्स के हिसाब से। अगर आपने इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आंसर लिखा है जिसमें आपका आंसर परफेक्ट आंसर है, नॉट नियर आंसर, परफेक्ट आंसर है, तो 18 में से आपको 15-16 मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। तो इट इज इंपॉर्टेंट, 18 मार्क्स में 5 पेजेस, फ्रंट और बैक मिलाकर यानी 2। इसी तरह से 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2.5 to 3 पेजेस आर सफिशियंट। बट अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, वहां पे पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, राइट। पेजेस हैज नो रेलेवेंस, नंबर ऑफ पेजेस हैज नो रेलेवेंस, वहां पे इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट्स, आप डिफरेंस में कितने पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं। और ये एडवाइजेबल भी है, डिफरेंस वाले आंसर आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म में देने हैं। टेबुलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबुलर फॉर्म। इफ यू राइट योर आंसर इन पैराग्राफ फॉर्म, तो वहाँ बहुत हद तक चांसेस है आपको अच्छे मार्क्स ना मिले। तो डिफरेंस वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसमें टेबुलर फॉर्म में आंसर दीजिए। 9 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो ट्राई टू राइट एटलीस्ट गुड 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, 8 to 9 पॉइंट्स, राइट। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आप इस तरह से, यस, अनदर थिंग, नेक्स्ट थिंग विच आई टेल यू, सम स्टूडेंट्स आस्क सर हैंड राइटिंग का रोल क्या रहता है एग्जामिनेशन में, डज हैंड राइटिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन? I would say yes, definitely. Handwriting has important bearing on your examination because handwriting आपके आंसर को अच्छा नहीं करती है, उसकी प्रेजेंटेशन को अच्छा करती है। किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं अपना आंसर, उसे इम्प्रूव करती है हैंडराइटिंग, राइट। अगर आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है, आप बहुत अच्छे फ्लो में लिखते हैं, इट कुड बी रीड इजली। यकीन मानिए अगर आपकी पेपर में हैंडराइटिंग अच्छी है, एज एन इवैल्यूएटर बहुत आसानी होती है हमें पेपर चेक करने में, हमें कम स्ट्रेस लेना होता है। और एग्जामिनेशन लिखने का ही तरीका ये है कि हम एग्जाम अपने लिए नहीं लिखते, हम अपने इवैल्यूएटर के लिए लिखते हैं, राइट। तो वी हैव टू मेक हिज जॉब इजी, क्योंकि इवैल्यूएटर के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपना आंसर। तो अगर आप उनके लिए अच्छी राइटिंग में आंसर लिख रहे हैं, राइटिंग आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, आई नो, बट एटलीस्ट आप थोड़ा साफ राइटिंग की कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पर जिस पे आपकी अच्छी कमांड है। तो हैंड राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। एक अच्छी हैंड राइटिंग और एक बिल्कुल खराब हैंड राइटिंग में मार्क्स का डिफरेंस, कंटेंट सेम है लेकिन 20% तक मार्क्स का डिफरेंस फिर भी हो सकता है। आई हैव सीन इट, 20% तक भी मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। हैंड राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। हैंड राइटिंग आप कोशिश कीजिए, यू हैव टू बी नीट, यू हैव टू कोशिश कीजिए आप आंसर को ज्यादा काटिए मत। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3-4 पेजेस काट देते हैं आंसर के। आप डिसाइड कीजिए शुरू में, एग्जामिनेशन जब शुरू होने वाला, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेक अ कॉल कि आपको आंसर लिखना कितना है, राइट। हाउ मच आंसर यू हैव टू राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आंसर में आप काटा पीटी मत करो, ठीक है, राइटिंग अच्छी रखो, प्रेजेंटेशन अच्छी रखो। सम टाइम जहाँ पे आपको लगता है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग आंसर है, आप उसमें ब्लैक पेन से हेडिंग्स भी दे सकते हैं, ब्लैक पेन हेडिंग, राइट। इंपॉर्टेंट है, आई 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 फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पेपर जितना नीट होगा
उतना ही ज़्यादा ये एक इवैल्यूएटर को कन्वे होता है कि स्टूडेंट स्टूडियस है। ये अपनी है खराब राइटिंग में अपने आंसर को छिपा नहीं रहा है। ही इज़ मच कॉन्फिडेंट कि आप उसका राइटिंग पढ़कर आंसर इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो पॉज़िटिव ज़्यादा है, हमेशा पॉज़िटिव ज़्यादा है। तो मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे, जो आपको फ़ॉलो करने चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह से मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहा है एसओएल में एग्ज़ामिनेशन कॉपीज़ चेक करने का। तो आई टेल यू कि बहुत डिफ़रेंस पड़ता है इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप करते हैं, ठीक है? पेपर पूरा करना है, पहली बात ये। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बाद वाले क्वेश्चंस को बाद में देखा जाए, ठीक है? पेपर छोड़ना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, पेपर छोड़ना नहीं है। खासकर तब जब आपके 5 में से 3 क्वेश्चंस आपके आते हों, राइट? अगर आपको 90% ऑफ पेपर अगर आता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पेपर ही 50% आता है, उस केस में बचे आपको बाकी 50% लिखना ही होगा। भले वो नियर आंसर हो, रिलेटेड हो थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो। आपसे बेलमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, अब एजेंसी के बारे में आंसर लिख रहे हैं, तब आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है? तो आंसर शुड बी नियर। पेजेस के बारे में मैंने आपको बताया, कितने पेजेस नॉर्मल पेजेस ज़रूरत हो सकती है 18 मार्क्स के क्वेश्चन में, 9 मार्क्स के क्वेश्चन में। और जब डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे पेजेस नहीं देखे जाते, वहाँ पे पॉइंट्स आप कितने लिख रहे हैं और टेबुलर फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। हैंड राइटिंग इन द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच डिसाइड्स समटाइम इट्स अ क्रूशियल फैक्टर टू डिसाइड कि क्या स्टूडेंट पास हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। समटाइम इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन इन हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग, जिसकी अच्छी प्रेजेंटेशन है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास हमेशा अपर एज रहता है, ठीक है? So that's all from my side. I wish you all good luck for your examination and I feel मैंने जस्टिस किया इस पेपर के साथ काफ़ी हद तक। जो 9 क्लासेस हुई, उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं बट उन्हें क्लू नहीं है, उन्होंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको कुछ टॉपिक्स जो हमारी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में हैं, उन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट देम, लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके एटलीस्ट उनको देख लीजिए, प्रेजेंटेशन में से पढ़ लीजिए, क्योंकि जिस तरह द वे आई एक्सप्लेन्ड, आप उस तरह से आंसर लिखेंगे तब भी आप मार्क्स एटलीस्ट फेच कर पाएंगे। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर, देयर आर टोटल 9 वीडियोस। बट हाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आई एग्री, बट एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हैं टू कंप्लीट। थैंक यू सो मच यू ऑल, आई विश यू ऑल गुड लक फ्रॉम माय साइड। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।